हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप खुश होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे झारखंड सहायक आचार्य क्लास 6 to 8 पेपर 4 मैथ एंड साइंस के बारे में। ठीक है। और हाँ, पहले ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि आजकल लाइफ दो तरह से लोग जी रहे हैं, एक रील्स में और एक रियलिटी में। तो जिन लोगों को रील्स पसंद है उनके लिए वीडियो नहीं है, वो स्किप कर सकते हैं। ठीक है। और जो लोग को रियलिटी से मतलब है, जिनको सिलेबस जानना है, उनके लिए मोस्ट वेलकम है। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। ठीक है। तो आइए हम लोग बात करेंगे झारखंड के 6 to 8 सहायक आचार्य के पेपर 4 सिलेबस के बारे में। तो आपके टोटल कितने पेपर बनेंगे? 4 पेपर बनेंगे। पहला, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ। तो अभी हम जो बात करने वाले हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ हम बात करेंगे पेपर 4 के बारे में। इसके बारे में मैं भी कोई बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। अभी मैं बात किसकी कर रहा हूँ? तो मैं बात कर रहा हूँ पेपर 4, और पेपर 4 में भी सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स के बारे में मैं बात करूँगा। ठीक है। इसके बारे में मैं बाद में डिस्कस करूँगा और के बारे में, लेकिन पहले मैं मैथ्स के ही बारे में बात कर लूँ, ताकि आपको बारी बारी से समझ में अच्छी से आ जाएंगी। ठीक है। तो देखिए क्या है, अभी आप देखेंगे कि आपका मैथ और फिजिक्स, ये आप जो भी ले लीजिए, केमिस्ट्री भी, सभी का सभी जो है, ये आपका मतलब सिलेबस है जो 2017 में हाई स्कूल का एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ से ये सेम टू सेम एकदम बिल्कुल कॉपी पेस्ट है। मतलब इन्होंने कोई अलग से मेहनत नहीं किया वो सिलेबस बनाने के लिए। आप समझिए कि तब ये सिलेबस हाई स्कूल के लिए था, अब ये सिलेबस क्लास 6 to 8 के लिए है। अब ये समझ में नहीं आती कि ये अगर क्लास 6 to 8 के लिए है, आपको ग्रेजुएशन लेवल की मैथ दी हुई है और पढ़ाना आपको 6 to 8 की है, तो अब क्या है, अब दिया है तो आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो मैं आपसे दिखा दूं कि ये सिलेबस जो है बिल्कुल सेम टू सेम है। ये केवल मैथ्स की मैं बात कर रहा हूँ, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री की भी दिखाऊंगा, आप इसको देख लीजिए क्या है। अब ये सिलेबस क्या है कि आपका 2017 में नवंबर दिसंबर के आसपास में एक एग्ज़ाम हुआ था झारखंड हाई स्कूल का। वहाँ पे मैं उसका पैटर्न क्या था कि पेपर 1 में केवल क्वालिफाई करना था, और दूसरा आपका इसमें सब्जेक्ट कम्बिनेशन के हिसाब से था। मतलब मैथ के साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ में आपका बॉटनी जूलॉजी, और सब्जेक्ट के साथ में उसका कम्बिनेशन सब्जेक्ट था। अभी तो इसका केमिस्ट्री का इसके साथ लाने का कोई लॉजिक नहीं समझ में आया, वो भी ग्रेजुएशन लेवल का, और आपको पढ़ाना क्या है, मैथ्स। तो देखिए क्या है कि वहाँ पे मैथ्स जो है ये 75 मार्क्स का था, और 75 मतलब मार्क्स, और ये क्वेश्चन। यहाँ पे फिजिक्स, ये आपका 75 क्वेश्चन और 75 मार्क्स था। आपको इसमें से 150, मतलब 150 क्वेश्चन में 150 मार्क्स, और इसमें करना क्या था, केवल 50% मार्क्स ला करके आप क्वालिफाई कर सकते थे। जो लोग 50% लाए उनका नौकरी हो गया। आप सोचिए कि फिजिक्स और मैथ मिला करके जब 50% लोग नहीं ला पाए और सीट खाली रह गया, आप फिर सरकार या फिर आपके जेएसएससी ने क्या सोचा, एक एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें और जोड़ दी। जब फिजिक्स मैथ्स में ही जब आपका क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है, तो आप एक्स्ट्रा लाने की क्या ज़रूरत है। ये तो ये है, उसके अलावा देखिए तो ये मतलब सेकेंड और थर्ड पेपर भी ला दिया है यहाँ पे। उसकी क्या ज़रूरत है, उससे क्या मिलने वाला है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। आप देखेंगे पूरी ऑल ओवर इंडिया का सिलेबस उठा लीजिए ना, सेंट्रल लेवल का, आपका पीजीटी का जो सिलेबस है लगभग वही वही सिलेबस आपको दे दिया है। आप वहाँ पे सिलेबस क्या है, कहीं भी इतना 4 पेपर नहीं होता, वहाँ पे मात्र 2 पेपर होते हैं। एक पेपर में आपका लगभग 20-20 मार्क्स का जनरल चीज़ें होती हैं जो आपका सारा कुछ दिया हुआ है, और दूसरा आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड 100 मार्क्स होती है। लेकिन यहाँ सब कुछ आपको एक ही में खिचड़ी पका दिया है और आपको सब पढ़ना है। मतलब ऐसा लगता है कि सारा ब्रिलियंट आपका झारखंड में ही भरा पड़ा हुआ है और ऑल ओवर इंडिया वाले बेवकूफ़ हैं। लेकिन अब आपको पढ़ना तो है, सिलेबस में दिया है, आपकी मजबूरी है, करेंगे क्या। तो देखिए अभी आपका जो है टोटल मतलब 50% में आपका क्वालिफाई हो रहा था, और आप इतना जब नहीं कर पा रहा है तो इसमें क्या स्टूडेंट करता, अब तो सरकार जाने। लेकिन हाँ, एक चीज़ हमेशा माइंड में रखिए, यही चीज़ें सबके लिए तो समान है।
किसी एक पार्टिकुलर के लिए तो सिलेबस है नहीं, तो सब कोई पढ़ेंगे। तो जो लोग, तो स्वाभाविक बात है कि जो मैथ फिजिक्स में अच्छा होगा, थोड़ी केमिस्ट्री उसकी कमज़ोर होगी, जो केमिस्ट्री वाला होगा उसका मैथ फिजिक्स कमज़ोर होगा। तो आपका जो सब्जेक्ट है आप उसमें जम के लगिए। जब इसमें अच्छा नहीं कर सकते हैं तो कोई मतलब नहीं है, इसी में अच्छा से मेहनत कर दीजिए। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं, अगर आपका मैथ ऑनर्स अगर होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि आपका मैथ ऑनर्स है तो आप मैथ्स में ही अच्छा मार्क्स लाएंगे। तो हम मैथ्स के सिलेबस के बारे में ही डिस्कस मैं कर रहा हूँ। अब देखिए क्या है यहाँ पे कि इसमें अलजेब्रा पढ़ना है, डिफरेंशियल कैलकुलस है, इंटीग्रल कैलकुलस है, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री 2 डायमेंशन, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री 3 डायमेंशन, ट्रिगोमेट्री है। अब देखने से शायद लग रहा है कि सिलेबस कितना छोटा है, लेकिन जो दिख रहा है ये है नहीं, और ये जो है वो दिख नहीं रहा है। मतलब एक कहते हैं ना कि देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर, वही वाली हाल है। वो देखने से सिलेबस कितना छोटा लग रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं मित्रों। जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको दिख जाएगा। मैं एक एक टॉपिक के बारे में थोड़ी डिस्कस कर लूँ, फिर मैं उसके बारे में बताऊंगा कि इसकी क्या वेटेज है और इसकी तैयारी कैसे करें, इसमें अच्छा मार्क्स क्या ला सकते हैं और आपकी क्या इसमें प्रॉब्लम आएगी, मैं उसके बारे में भी डिस्कस करने वाला हूँ। हाँ, अगर आप वीडियो में बने रहेंगे तो आप निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ कि अगर उस हिसाब से आप इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे तो आपको 50 से 60 के बीच में लाने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि आप पढ़े हुए हैं, आपके लिए कोई नया चीज़ नहीं है। आप पीजी, यूजी, पीजी मतलब आप ग्रेजुएशन और पीजी किए हुए हैं, तो आपके लिए इंटर की चीज़ें क्या है। ठीक है, तो आप तो देखिए आगे सेट थ्योरी। सेट थ्योरी में क्या है, जनरलाइज डिमॉर्गन्स लॉ, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट्स, मैपिंग। मतलब आप समझिए कि जनरलाइज्ड डिमॉर्गन्स लॉ आप जब पढ़ेंगे तो जनरलाइज्ड डिमॉर्गन्स लॉ आपकी कहाँ पे है, ये ग्रेजुएशन में मिलेगी। अब यहाँ क्या लिखा है, काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट। तो आप पता है कि सेट अगर स्टार्ट किया होगा तो डायरेक्ट काउंटेबल अनकाउंटेबल कहाँ से आएगा, सेट्स होगा, सबसेट होगा, है ना, उसके और भी टॉपिक्स होंगे, तब जा करके काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट आया होगा। ऐसा मत समझिए कि बस 2 ही टॉपिक को हम पढ़ के और चले जाएंगे, आपको कुछ हवा भी नहीं लगेगा। ठीक है, सेट मैपिंग, जब तक आप पूरी की पूरी सेट्स नहीं पढ़िएगा तो आपकी सेट मैपिंग तो समझ में आने वाली नहीं है। तो ये आपका सिलेबस बहुत सारा हिडन है, छुपा करके दिया गया है, पूरी तरह से खुल के लिखा नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना पूरा है। आपको क्लास 11th और 12th के पूरी सेट्स से रिलेटेड चीज़ आपको पूरी पढ़नी होगी। अब आगे थ्योरी इक्वेशन। थ्योरी ऑफ इक्वेशन कहाँ पे था आपका, 9th-10th में हल्का फुल्का था, इंटर में तो बिल्कुल नहीं था। आपका ग्रेजुएशन में पूरा का पूरा इसकी एक अलग से बुक है। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा ग्रेजुएशन का पार्ट्स है। जैसे रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स। यहाँ लिखा तो मान लो 3 टॉपिक है, लेकिन क्या आपको इतना ही पढ़ना है, नहीं, आपको पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा। इसकी एक अलग से बुक ही आती है। इंटीग्रल कैलकुलस में आप देखिए, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिगोमेट्रिक, रेशनल एंड इरेशनल फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल एंड रिडक्शन फार्मूला, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑन फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ये आपका ये भी ग्रेजुएशन का पार्ट्स है। ठीक है, कुछ इंटर का है, कुछ ग्रेजुएशन का है। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री ऑफ 3 डायमेंशन, ये तो आपका बिल्कुल आपका सेम टू सेम आप मतलब ग्रेजुएशन का पार्ट्स है। तो आपको जो 11th-12th में दिया है उसको कवर करते हुए आपको ग्रेजुएशन भी पढ़ना होगा। ट्रिगोमेट्री में देखिए, डिमोवर्स थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। अब डिमोवर्स थ्योरम कहाँ पे है, देखिए आपकी ट्रिगोमेट्री स्टार्ट कहाँ से होती है, ट्रिगोमेट्रिक रेशियो, रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड्स। ठीक है, लेकिन अब ये सारी चीज़ें यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस, ये कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन आपको अगर ट्रिगोमेट्री से वो चीज़ें पूछ सकती है तो आपको 11th और 12th के टोटल आपको मतलब कंप्लीट करने पड़ेगी। कम्प्लेक्स आर्गूमेंट, ग्रेगोरी सीरीज एंड समेशन ऑफ सीरीज। आप इसको देखेंगे तो इसका क्वेश्चन अगर आप करने बैठेंगे तो ये क्या होगा, एक क्वेश्चन को बनाने में 10 मिनट लग जाएगा, कम से कम 3 से 4 पेज लग जाते हैं। तो इससे घबराना नहीं है, आपके सिलेबस में ये लिख जरूर दिया है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन जो भी बनेंगे वो कैसा होगा, वो थ्योरेटिकल होगा या फार्मूला होगा या स्टेटमेंट होगा, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते नहीं हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चन, तो एक बेनिफिट भी है इसका, हर चीज़ का अपना फ़ायदा है तो अपना लाभ भी है। लेकिन आप इसको देखिए कि आपका सिलेबस छुपा हुआ है। एक चीज़ और मैं थोड़ा इंडिकेट करना चाहूँगा, देखिए डिफरेंशियल कैलकुलस जो है, फंक्शन लिखा है, उसके बाद लिखा है कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी। ये बताइए कि जब तक आप अगर लिमिट्स नहीं पढ़ेंगे तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी कर पाइएगा, बिल्कुल नहीं कर पाइएगा, कोई संभावना ही नहीं है। इससे मतलब क्या है कि आपका सिलेबस पूरी तरह से सही से लिखा नहीं है, चीज़ें हिडन है, लेकिन आपको करना होगा। ठीक है, तो आप 11th और 12th का जो भी
इससे रिलेटेड टॉपिक है पूरा का पूरा रगड़ दीजिए, अच्छा से पढ़ लीजिए, तो आपका ज़्यादातर क्वेश्चन आपको 11-12 से ही आएंगे। और मैं थोड़ी सी इसकी टॉपिक के वेटेज की मैं बात कर लूँ। देखिए, अलजेब्रा से आपका 12 मार्क्स आएगा, डिफरेंशियल कैलकुलस से 8 मार्क्स है, इंटीग्रेशन कैलकुलस से आपका 9 मार्क्स है, और कोऑर्डिनेट जियोमेट्री से 10 मार्क्स, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री ऑफ 3 डायमेंशन से 10 मार्क्स, और ट्रिगोमेट्री से 11 मार्क्स है। अब ये क्या है, अब आपको ये लग रहा हो कि मैं कैसे बना दिया इसको, तो मैं ये आपको दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए, ये मेरे पास पड़ा हुआ है, ये है क्वेश्चन पेपर हाई स्कूल 2017 का। तो जो मैथ्स का जो वेटेज था, यहाँ जो क्वेश्चन दिया था, उसी के आधार पे मैं इसको बनाया हूँ। ठीक है, तो एक एवरेज मान करके चलिए कि हो सकता है कि एक आध मार्क्स इधर उधर हो, लेकिन लगभग यही हो सकता है। ठीक है, लगभग वेटेज आप देखेंगे कि सबका तो सेम ही है, लगभग 10 मार्क्स सब में मान करके चलिए कि इतना तो आएगा ही। तो किसी की बहुत ज़्यादा मतलब आप उस हिसाब से नहीं बोल सकते हैं कि, क्योंकि सिलेबस तो सबका लेंदी है, किसी भी सिलेबस को आप देखेंगे तो छोटा नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई सिलेबस थोड़ा छोटा है और हम उसको पढ़ें और वहाँ से अच्छा मार्क्स ले आए, ऐसा नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा टोटल। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि ये कैसे किया जाए, कहाँ से क्या आएगा और एग्ज़ाम की आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। देखिए, पहले तो आपका 11th और 12th इससे रिलेटेड जो टॉपिक है वो आपको एकदम कंठस्थ होना चाहिए, बहुत अच्छे से आपको वो पता होना चाहिए, उसके बारे में कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। आपको यहाँ से 70 मार्क्स 70 मार्क्स नहीं, 70% आपसे क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे ये आपके 11th-12th के रहेंगे। ग्रेजुएशन से आपके 30% मार्क्स रहेंगे, ग्रेजुएशन से आपके 30% मार्क्स रहेंगे। तो आपकी वेटेज किसकी है, इंटर की ज़्यादा है, ग्रेजुएशन की कम है। तो आप इंटर की जो टॉपिक्स है उसको अच्छे से कवर कीजिए। ठीक है, बहुत अच्छे से कवर कीजिए। और साथ साथ आप अगर ग्रेजुएशन का टॉपिक को कवर करते हैं तो वहाँ से फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि वहाँ से आपको सब्जेक्टिव नहीं आएगा, वहाँ से क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा। और जब ऑब्जेक्टिव रहेगा तो अगर आपको स्टेटमेंट सही से पता है, आपको उसका फार्मूला पता है, तो आप फर्स्ट साइट लव हो जाएंगे। मतलब फर्स्ट साइट लव मतलब समझ रहे हैं ना, कि मतलब पहली बार देखा और उसको गले लगा लिया मतलब टिक कर दिया। ये तभी हो सकता है जब आप अच्छी तरह से कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, तो आप कर सकते हैं। और एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट साइट लव मैं बोला तो उसे एक चीज़ और समझिए। दुनिया की कोई भी एग्ज़ाम होती है, दुनिया का मैं कोई भी एग्ज़ाम ले लूँ, तो वहाँ पे ऐसा होता है कि 30% मार्क्स ऐसा होता है कि लगभग सारे लोग कर लेते हैं, सारे लोग। तो वही चीज़ आपको भी मिलने वाली। ओवरऑल जितना भी पेपर 1, 2, 3, 4 सब में 30% तो ऐसे मार्क्स जरूर होते हैं जहाँ पे आप उसको इजीली कर पाते हैं। अगर एक दो बार भी इसको पढ़ा हुआ है तब तो आपके लिए एक बेनिफिट ये रहती है। तो इसके हिसाब से भी एक अपना स्ट्रेटजी बना करके कर सकते हैं। अब देखिए, बहुत लोग का ये समस्या होता है, बोलते हैं कि सर हम पढ़ तो बहुत रहे हैं, हम मेहनत बहुत कर रहे हैं, लेकिन सर हमको याद ही नहीं रहता है। अब चलिए मैं आपकी याद की बात में कर लो। एक गाना था ना, तुम बहुत याद आते हो। ठीक है, तो क्यों कोई याद आता है, अब आप कल्पना कीजिए और उसी कल्पना के आधार पर ये सोच लीजिए कि ये आपको बार बार कैसे याद आए। ठीक है, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, थोड़ी चीज़ देखिए, लॉजिक्स मैं समझा रहा हूँ कि आप कैसे यहाँ से अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। मतलब आप 60 में 60, क्योंकि ये मैथ्स है, आपकी अगर कंसेप्ट क्लियर है तो अच्छे से ला सकते हैं। और यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा जो कि सॉल्व करने में 5 से 10 मिनट लगे, वैसे ही क्वेश्चन रहेंगे जो लगभग 1 मिनट में सॉल्व हो जाए। तो कैसे होगा, देखिए, आप कहीं सफ़र कर रहे हैं, सफ़र में आपको कोई लड़का मिल गया या कोई लड़की मिल गई, तो आप जब उससे बातचीत करते हैं और बातचीत करते करते आप रास्ते में जाते हैं और वो अपने स्टेशन उतर जाता है और आप अपने स्टेशन उतर के चले जाते हैं, और फिर आप एक दूसरे को भूल जाते हैं, आप एक दूसरे को भूल जाते हैं, कहीं कोई मिला था, क्योंकि राहगीर वाली बात हो जाती है। तो अब
हो सकता है कि अपोजिट सेक्स के हो तो थोड़ी लंबी अगर बात हुई हो तो उसकी याद थोड़ी आती रहती है। हमारी एक साइकोलॉजी ऐसी है, उसके पीछे का कारण है, लेकिन अभी वहाँ पे बात नहीं कर पाऊंगा। अब मैं बात कर रहा हूँ कि अब उस व्यक्ति से अगर आप 6 महीना बाद या साल भर बाद कहीं मिलेंगे तो आपको उसका नाम पता नहीं पता होगा, लेकिन आप ये कहेंगे कि यार ये तो हम देखे थे उसको कहीं, हम कहीं ने उसको देखे हैं, कहीं उसको देखे हैं। लेकिन आपको याद नहीं रहेगा कि एक्चुअली कहाँ मिला था, क्या नाम बताया था, कहाँ उसका घर था, नहीं पता होता है। लेकिन जिस व्यक्ति के साथ आप जितना ज़्यादा टाइम देते हैं, जितना उससे बात करते हैं, जितना उससे लंबे टाइम तक रहते हैं, तो वो आपके दिमाग में एकदम बिल्कुल फिट हो जाता है। फिर आपको उसको याद नहीं करना पड़ता है, वो बल्कि ऐसा हो जाता है कि जिसके पास ज़्यादा टाइम बिताएंगे तो वो कहते हैं ना कि मैं तो तेरी आहट से तुझको पहचान लूँगा, तो वही बात है। अब यही लॉजिक अप्लाई होती है आपका यहाँ भी। जब आप क्लास ग्रेजुएशन और पीजी कर चुके हुए हैं तो क्लास 11 12 की चीज़ों को आप एक बार जब देखेंगे तो आपको लगेगा ना, अरे यार तो इजी है मैं तो कर लूँगा, अरे ये तो इजी है मैं तो कर लूँगा। आप यही करते रह जाएंगे और वहाँ कुछ होने वाली नहीं है, आप नहीं कर पाइएगा। तो कर तभी कर पाइएगा आप जितना ज़्यादा इसके साथ टाइम गुजारिएगा, जितना ये आपको याद आने लगे बार बार, इसके बिना आपको नींद और चैन खराब हो जाए। ठीक है, जितना इसके साथ टाइम गुजारेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना रिवीजन करेंगे, उतना ही आपको ये याद हो जाएगी। तो स्वाभाविक सी बात है कि तब इस तरह का हो जाएगा कि आप एग्जाम में जाएंगे, पेन पेपर छुएंगे भी नहीं और डायरेक्टली आपको उसको फर्स्ट साइड लब में जो किया जाता है आप वही करके आ जाएंगे। क्या करेंगे कि आप तो देखेंगे और आपको क्वेश्चन देखते देखते आपको पता चल जाएगा कि ये पूछना क्या चाह रहा है, कहना क्या चाह रहा है। बस वही हाल कि मैं तो तुझे तेरी आहट से तुझको पहचान लूँगा, तो वो हाल हो जाएगी। लेकिन ये कब होगी? जब आप एक टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, उसको रिवीजन किए होंगे, प्रैक्टिस किए होंगे, मतलब पूरी रगड़ के रख दीजिए। जब तक ऐसा करेंगे नहीं तब तक इसकी कोई चांस बनने वाली नहीं है। तो जो मैं लॉजिक शायद समझाना चाह रहा था वो आप या तो समझ गए होंगे और नहीं समझे होंगे तो फिर वो आपकी चॉइस है। तो आपकी इस पे आप मैं क्या बात कर लिया, आपको सिलेबस बता दिया, उसका वेटेज बता दिया, कैसे तैयारी करनी है मैं वो भी आपको बता दिया। ठीक है, अब मैं बात क्या कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे आपको कंप्लीट सिलेबस किसका, मैथ और फिजिक्स का देने वाला हूँ। फिजिक्स का मैं बाद में बनाऊंगा, फिर मैं मैथ्स का करूँगा और ये आपके फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब। आपको बस काम क्या करना है, तो कंटिन्यू बने रहना है। अब यहाँ पे मैं कराऊंगा क्या, यहाँ पे मैं प्रत्येक टॉपिक से 100 क्वेश्चन कराऊंगा। कितना? 100, लगभग अप्रोक्स इससे ज़्यादा हो सकता है। और वो क्वेश्चन क्या रहेगा, वो प्रीवियस ईयर रहेगा, प्रीवियस ईयर। और ये जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ होगा मैं वो क्वेश्चन को कराऊंगा ज़्यादातर। देखिए अभी एक और आपको मैं बता दूं, थोड़ी सी माइंड लॉजिकली सोचिएगा कि जैसे आपका ये जो कॉपी कर दिया गया है ना डायरेक्टली आपका सिलेबस, उसी प्रकार से आपका कहीं ना कहीं से जब एग्जाम होगा तो इतने आलसी लोग बैठे हुए हैं कि वो मेहनत तो करना नहीं चाहेंगे, तो वो कहीं ना कहीं से ऐसे क्वेश्चन उठा करके आपको रख देंगे। तो कोशिश यही कीजिए कि उस क्वेश्चन को ज़्यादा सॉल्व कीजिए जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ हो, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगी। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको समझा दिया कि आपको क्या करना चाहिए। मैं डिफ्रेंशिएशन से स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, और इसको इस तरह से एकदम गांठ बांध लीजिए कि अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर ये एग्ज़ाम आप नहीं निकाल पाए तो आपकी टीचर की जॉब होने वाली नहीं है। अब बोलिए कि मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ कि आप सोचिए कि 6 to 8 की वैकेंसी कब आई थी? 2014-15 में, 2014-15 में। और फिर कब आई है? 2023-24 में, मतलब 8-9 साल बाद। बहुत लोग का 8 से 9 साल बाद निकल चुका होगा। तो मैं यही कहूँगा कि जितना भी रगड़ना है अभी रगड़ दीजिए, पूरी रगड़ के पढ़िए, रगड़ के पढ़िए। और आपका मतलब इसको
नौकरी होने से रोक नहीं सकता है। हाँ, लेकिन एक और चीज़ मैं बता दूं कि अभी एग्ज़ाम आपकी कब होगी इसकी कोई आता पता नहीं है, लेकिन ये मान के चलिए कि जून जुलाई से पहले तो होने वाली नहीं है। तो अभी आपका कोर्ट में मामला जाएगा, इसमें और कुछ होगा और कुछ होगा, आप उस पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। अगर आप क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप बिल्कुल तैयारी में लग जाइए, और जो बंदा अगर कंटिन्यू तैयारी में लगा रहेगा उसको होने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो इस तरह के बहानेबाजी मत कीजिएगा कि अभी आएगा तो पढ़ेंगे, अभी तो पढ़ के क्या करेंगे, तो ऐसे होने वाले की नहीं होगी। और जो कंटिन्यू लगा रहेगा उसका तो हो जाना है, और ज़्यादा दिन की बात नहीं है, ये 3-4 महीने की बात है, और अब तो मार्च में होने की कोई संभावना नहीं है। तो मैं यही आप सबको सजेस्ट करूँगा कि आप कंटिन्यू बने रहिए मेरे साथ, और आपका क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोकेगा। मैं सिर्फ आपको जितना गाइड कर रहा हूँ उतना ही कीजिए। आप ये एग्ज़ाम आपसे 2 ही चीज़ मांगती है, रिवीजन प्रैक्टिस, रिवीजन प्रैक्टिस, रिवीजन प्रैक्टिस। जितना आपका रिवीजन होगा, प्रैक्टिस होगा, उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। और रिवीजन प्रैक्टिस होता रहेगा तो आप बिल्कुल फर्स्ट साइड लव वाली बात हो जाएगी, आप देखेंगे और टिक मार देंगे। ठीक है, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।